आज की विज्ञान की कक्षा में आज सभी का आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊर्जा क्या होती है, कार्य क्या होता है और इन सब का क्या महत्व होता है, इनके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। उसी संदर्भ में आज हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों में से एक रूप का अध्ययन करेंगे और इसके बारे में आज आपके सामने आपका जो पाठ है ऊष्मा और ताप, ऊष्मा और ताप के बारे में आपको बताने के लिए कि ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा किन किन बातों पर निर्भर होती है, ऊष्मा का हम मापन कैसे करते हैं, इन सब के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ व्याख्याता श्रीमती ज्योति मैडम उपस्थित हैं। तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो छात्रों के लिए ऊष्मा और ताप के बारे में बताएं। नमस्कार विद्यार्थियों, आप जैसे ऊर्जा के कुछ रूप से परिचित होंगे ही। मैं आपको कुछ बताने के पहले कुछ दिखलाना चाहती हूँ। सिंह सर जरा देखिए, ये इस कटोरी में बर्फ़ है, आप इसको छुएं, आपको कैसा अनुभव होता है? अरे ये तो बहुत ठंडी लग रही है, ये बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है। इस कटोरी में पानी है, इसे आप और ये थोड़ा सा गर्म है उसकी तुलना में। जी हाँ, बर्फ़ की तुलना में थोड़ा सा ये गर्म है। तो देखा विद्यार्थियों आपने कि यदि हमारे पास में बर्फ़ है और पानी है तो निश्चित रूप से बर्फ़ को छूने से हमें ज़्यादा ठंडक का अनुभव हो रहा है और पानी को छूने से कुछ गर्माहट का अनुभव हो रहा है। यद्यपि देखें हम तो दोनों की मात्रा समान है, इसमें जो पानी है और इसमें जो बर्फ़ है इनकी मात्रा समान है, किंतु इनमें ऊष्मा की मात्रा जो निहित है वो अलग अलग है। इस वजह से हमें इनके ताप में अंतर महसूस हो रहा है। जैसे बर्फ़ है तो इसका मतलब इसका ताप कम है। जी हाँ, इसमें ऊष्मा की मात्रा कम होगी। जी हाँ, और ये पानी है, ये थोड़ा गर्म है। जी हाँ, मतलब इसमें ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी। तो ये ऊष्मा की मात्रा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही है, बल्कि इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ऊष्मा जो है वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। हाँ, तो ऊर्जा जैसा आपको पिछली कक्षाओं में मालूम होगा कि किसी भी भौतिक निकाय द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और यह ऊर्जा विभिन्न प्रकारों की होती है। आप अपने मॉनिटर में देख सकते हैं कि यह ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से आज हम आपको ऊष्मीय ऊर्जा के विषय में अधिक बातें बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये मैडम मैं आपके माध्यम से छात्रों को ये मालूम चला होगा कि ये ऊष्मा है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। ये हाँ, ऊष्मा कोई अलग नहीं है, ये ऊर्जा ही है एक प्रकार की। और इस ऊर्जा से क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं, ऊष्मा से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। जी। तो देखिए, हम जब ऊष्मीय ऊर्जा की चर्चा कर रहे हैं तो यदि आप अपने दोनों हाथों को रगड़िए, अपने हाथ रगड़िए आप लोग। देखिए आपको कैसा महसूस होने लगता है, थोड़ा गर्म लगने लगता है। अभी जब आप क्लास में आ रहे होंगे तो कुछ विद्यार्थी पीछे रह गए होंगे, तो वो तेज़ी से दौड़ लगा करके आए होंगे। तो यदि आप 100 मीटर की तेज़ी से दौड़ लगा करके आते हैं तो आपको कैसा लगा? एकदम से ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगे और सांस फूलने लगी, गर्मी आने लगी, पसीना होने लगा। तो ऐसी अवस्था में क्या हो रहा है कि जो हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा है वह ऊष्मा के रूप में प्रकट हो रही है। हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट हो रही है। सिंह सर देखें, आप हमारे पास में एक कील है और एक हथौड़ी है। हाँ। यदि अपन इसको थोड़ा सा ठोकें कील को हथौड़ी से, हाँ, तो ये कील अब अपन छुएं तो अपने को कैसा लगने लगता थोड़ी गर्म हो गई है कील। जी हाँ, कील जो रहती है वो हमें गर्म लगने लगती है। इसी प्रकार से आप सभी विद्यार्थी साइकिल तो चलाते ही होंगे, तो जब साइकिल में हवा भरी जाती है तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पंप की पिस्टन और वायु के कण दोनों गतिमान होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि थोड़े समय के पश्चात पिस्टन गर्म हो जाता है। तो ये जो हमने उदाहरण देखे कील को हथौड़े से ठोकने वाले
और पिस्टन को साइकिल में हवा भरने वाले, इन सब से हमें क्या पता चल रहा है कि जो गतिज ऊर्जा है यह ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है और गतिज ऊर्जा तथा ऊष्मा का परस्पर संबंध है। हाँ देखिए छात्रों, अब देखिए इतने अच्छे अच्छे उदाहरण आपको भी बताए गए हैं कि हम अगर हाथ रगड़ें, काफ़ी हाथ रगड़ें तो ये गर्म हो जाते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम दौड़ते हैं तो भी हमें गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। अगर हम एक हथौड़ी से दूसरी कील को ठोकें तो कील गर्म हो जाती है। इस प्रकार से देखिए अनेक उदाहरण जो आप लोग करके देख सकते हैं। और ये सब उदाहरण देखिए ऊर्जा के ही रूप हैं। ऊर्जा जब टकराती है, दौड़ते हैं, रगड़ते हैं, इनसे जब एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदलती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा ही है। अपने दैनिक जीवन में बल्ब, हीटर, प्रेस, इन सब का आप उपयोग करते होंगे। इन सब स्थिति में क्या हो रहा है, बल्ब को भी यदि हम छुएं तो हमको वहाँ पर थोड़ी सी गर्माहट का अनुभव होता है। तो इन सभी स्थितियों में क्या हो रहा है कि जो विद्युत ऊर्जा है ये ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है। अभी हमने देखा था कि गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। अब हम देख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा भी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। अब ये ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो रही है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पदार्थ का आणविक सिद्धांत समझना होगा। सिंह सर, जैसा कि बच्चों को पता होगा कि पदार्थ को हम मोटे तौर से 3 भागों में विभक्त करते हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ, इस प्रकार से हम इसे 3 भागों में विभक्त करते हैं। अब यदि आप अपने मॉनिटर पे देख सकते हैं कि जो ये ठोस पदार्थ है, इसमें यदि आप देखें तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अणु हैं, ये बिल्कुल पास पास एक क्रम में जमे हुए हैं। एक कॉम्पैक्ट सा जाल बना हुआ है जिसके कारण ठोस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। लेकिन यदि हम द्रव अवस्था में जाएं तो यहाँ पर जो कण हैं ये एक दूसरे से, जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे से कुछ अंतर पर दिखलाई देते हैं। उनके अणुओं के मध्य अंतर हो जाता है, दूरी अधिक होती है। जी हाँ, दूरी अधिक हो गई। इस वजह से इनकी जो आकृति है वो निश्चित नहीं रहती है, बल्कि इसे जिस बर्तन में डाला जाए उस बर्तन की ही ये आकृति को ग्रहण कर लेती है। जो गैस के अणु रहते हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर पे होते हैं, बहुत अधिक दूर दूर तक ये फैल सकते हैं। इस कारण से इनका न कोई आकार निश्चित होता है और ना ही कोई इनकी आयतन निश्चित होता है, जितना भी चाहें ये फैल सकते हैं। तो ये पदार्थ का आणविक सिद्धांत, इसके आधार पे देखिए कि हम किस प्रकार से ऊष्मा को निरूपित करेंगे। तो ठोस, द्रव और गैस। ये तो देखिए छात्रों, देखिए मॉनिटर पे कितना अच्छा दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि देखिए गैस जिसमें अणु बहुत दूर दूर हैं, और द्रव उसके और नीचे आइए जिसमें अणु हैं तो, लेकिन उनके बीच की दूरी थोड़ी गैस की तुलना में थोड़ी सी कम है। और जो नीचे, सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ठोस हैं, उस ठोस में देखिए अणु बहुत पास पास हैं, इतने पास हैं कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं और इस प्रकार से एक निश्चित रूप ले रहे हैं। और इन अणुओं के आधार पर ही किसी पदार्थ की ऊर्जा होती है, उनके कारण ही इसका आकार होता है। अब देखिए ये जो अणु रहते हैं इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। इन अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है और जो इनको पास पास बनाए रखने में सहायक होता है। तो निश्चित तौर से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ठोस पदार्थ है उसमें ये अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, द्रव पदार्थों में कुछ कम होता है और गैस पदार्थों में काफ़ी कम होता ही नगण्य होता है एक प्रकार से। और पदार्थ के अंदर ये अणु स्थिर ना होकर के लगातार गति करते रहते हैं। इनका मूवमेंट जो रहता है, ये जाते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में टकराते हैं, अपनी गति की दिशा परिवर्तित करते हैं, पुनः दूसरे मॉलिक्यूल से टकराते हैं। तो इस स्थिति में इस गति के ही कारण पाई जाने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार से आप देखें एलिटॉप के माध्यम से कि एक अणु इस प्रकार से गति करते जाते हैं। तो जब ये गति करते रहते हैं
तो इस गति के कारण इनमें जो ऊर्जा होती है ये गतिज ऊर्जा कहलाती है। और इस गतिज ऊर्जा का मान हम यांत्रिकी में mv²/2 के माध्यम से देते हैं। हाँ छात्र, पिछले अध्याय में आप लोगों ने इसका मान आपने निकाला होगा या देखा होगा कि गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। m जहाँ पर उसका द्रव्यमान होता है और v होती है उसकी चाल। v उसका वेग और m उसका द्रव्यमान। तो ये गतिज ऊर्जा होती है। अब यद्यपि पदार्थ के अंदर ये अणु गतिमान है, लेकिन जो इनमें परस्पर आकर्षण होता है जिसके कारण ये अणु पास पास होते हैं, एक दूसरे को बांधे रखने का प्रयत्न करते हैं, इस पाई जाने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जो कि किसी भी पदार्थ में उसके अणुओं की स्थिति के कारण होती है। हाँ तो मैडम, मैं आप थोड़ा सा इस प्रकार से छात्रों को बता सकते हैं कि यदि अणु गति करते हैं, कंपन करते हैं, ऐसे ऐसे हिलते हैं, तो उसके कारण तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है, और जिसके कारण वो बंधे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उसके कारण उनकी स्थितिज ऊर्जा होती है। हाँ। तो देखा आपने, किसी भी पदार्थ के अणुओं के मध्य दो प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब इन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का यदि योग कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो ये कहलाती है पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा। यह कहलाती है पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग ये पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा होती है, और यही आंतरिक ऊर्जा पदार्थ की ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। यही आंतरिक ऊर्जा पदार्थ की ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। हाँ छात्रों, देखिए नोट करने की बात है, इसको लिखने की बात है, इस पर आप गौर करें कि गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा यदि दोनों मिल जाएं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यदि दोनों मिल जाएं, तो उनकी खुद की ऊर्जा होगी जिसे कहेंगे आंतरिक ऊर्जा, और इस आंतरिक ऊर्जा के कारण ही ऊष्मा ऊर्जा होती है। और किसी प्रकार यदि हम इस आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा दें तो पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यदि इस यांत्रिक ऊर्जा को बढ़ा दिया जाए तो पदार्थ की ऊष्मीय ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, लेकिन मैं एक बात जरूर आपको बताना चाहूँगी कि जो हम ये स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इत्यादि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत की अवश्य चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, इसे खाली एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा का केवल रूप बदलता है। रूप बदलता है। अर्थात जो हम बात कर रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा बराबर आंतरिक ऊर्जा, तो ये जो आंतरिक ऊर्जा है कुल, ये हमेशा निश्चित होती है। हम सिर्फ गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में या स्थितिज को गतिज के रूप में बदल सकते कर सकते हैं। यदि एक मोमबत्ती हम लें और मोमबत्ती को जलाएं, तो यहाँ पर क्या होता है, जब मोमबत्ती जलती है तो जो रासायनिक ऊर्जा रहती है ये ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। मोमबत्ती को जलाने से जो रासायनिक ऊर्जा होगी, जो उसका पदार्थ होगा मोमबत्ती का, वो जलेगा और उसके कारण फिर ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी। सिंह सर, आपके पास में पानी की बोतल रखी हुई है, जरा आप इसको जोर जोर से हिलाएंगे। देखिए, ये पानी की बोतल को इस प्रकार से हिलाते हैं, और इस प्रकार से हिलाने से क्या हुआ होगा, आप लोग सोचिए जरा। देखिए, जब इस प्रकार से पानी की बोतल खुला है, क्या आपको बोतल की ताप में कुछ अंतर महसूस हो रहा है? थोड़ा सा इसका ऐसे लगा जैसे कि इसका ताप बढ़ गया जी। तो क्या होता है कि जब हमने बोतल को हिलाया तो जो हमने यांत्रिक कार्य किया, जो कि अणुओं की गति तीव्र हुई, इस कार्य को करने से अणुओं की गति तीव्र हुई, और जो यांत्रिक कार्य हमने किया वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई। इसलिए जो बोतल को यदि हम बाहर से छुएं तो वो हमें कुछ गर्म महसूस होने लगी। तो जैसे हमने अभी बात की थी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित अवश्य किया मतलब जो हम इसको हिला रहे हैं, तो जो यांत्रिक ऊर्जा जो है, हिलाने के कारण जो यांत्रिक ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है, वो ऊष्मा में बदल रही होगी जी। इसलिए ये इसका ताप क्या है, बढ़ गया होगा, ताप इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है।
तो जब अब हम ऊष्मा के बहुत अच्छे से ऊष्मा से परिचित हो गए कि ऊष्मा क्या होती है, तो अब देखें हम कि इस ऊष्मा के प्रभाव क्या क्या होते हैं, इस ऊष्मा से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं और किस प्रकार से इसका रासायनिक और अन्य प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके रासायनिक प्रभाव की। रासायनिक प्रभाव के लिए एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल, साधारण एक उदाहरण जो आप अपने घरों में भी करके देख सकते हैं कि एक आप कटोरी में शक्कर लीजिए और शक्कर को थोड़ा गर्म कीजिए, तो थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि क्या होगा, ऐसे भूरे रंग का पदार्थ कटोरी के चारों ओर जम जाता है। हाँ, शक्कर को लेने गर्म करें तो इस प्रकार से भूरे रंग का पदार्थ जी हाँ, जम जाएगा। तो शक्कर जो रहती है वो कार्बन तथा पानी में अपघटित हो जाती है। शक्कर आपको पता है कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। जब हमने इसको गर्म किया तो उस स्थिति में ये कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आपके यहाँ प्रयोगशाला है तो आप प्रयोगशाला में से पोटेशियम क्लोरेट लेकर के उसको गर्म करें तो आप देखेंगे कि वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है, जिसको कि हम इस तरीके से एक अगर केमिकल इक्वेशन के माध्यम से, रासायनिक समीकरण के माध्यम से बताना चाहें तो हम बता सकते हैं 2KClO3 और ये अपघटित होता है 2KCl + 4O2 में। इस प्रकार से ऊष्मा जो है इसके हमने देखा, और तमाम जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सब में ऊष्मा का प्रभाव अवश्य लगता है। बहुत सारे केमिकल्स को हमको लेके जब हम हीटअप करते हैं तब वो अपने दूसरे पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं। तो ये ऊष्मा का रासायनिक प्रभाव। इसके पश्चात यदि हम ऊष्मा का अवस्था परिवर्तन वाला प्रभाव देखें, ये देखिए हमने आपको पहले भी दिखलाया था, ये कटोरी में बर्फ़ रखी थी। अब यदि आप इस बर्फ़ को देखेंगे तो ये बर्फ़ कुछ मात्रा में आपको पानी बनती हुई दिख गई, कुछ बर्फ़ जो है वो पिघल गई और कुछ छोटे छोटे अभी बर्फ़ के टुकड़े बचे हुए हैं। तो इस अवस्था में क्या हुआ कि बर्फ़ ठोस था लेकिन वो धीरे धीरे पानी में परिवर्तित होता चला गया, क्योंकि जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे अभी हम कमरे के ताप पे बैठे हुए हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो पदार्थ की अवस्था बदलती चली गई। इसको यदि हम डिफाइन करें तो हम इसे बोलते हैं गलनांक। वह ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। तो ये गलनांक के बारे में बात करते हैं। गलनांक क्यों है, वस्तुएं गलती क्यों हैं? जब उनको ऊष्मा मिलती है तभी वो गलेंगी। जी हाँ। यदि उनको ऊष्मा नहीं मिलेगी तो फिर वो गलेंगी नहीं। मतलब ये जो गलने की प्रवृत्ति है, अवस्था परिवर्तित होने की प्रवृत्ति है, ये भी एक ऊष्मा का ही प्रभाव है। ये देखिए बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप अपने चित्र में देखें तो पहला ग्लास जो है इसमें बर्फ पूरी तरीके से भरा हुआ है, और जब हम इस दूसरे ग्लास में देखें, जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है तो उस स्थिति में जो बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू हो जाती है। हमने आपको एक्सपेरिमेंटल करके भी बतलाया कि अगर वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है अर्थात गल रही है तो उस ताप को हम बोलते हैं वस्तु का गलनांक। इसी प्रकार से होता है क्वथनांक। जिस ताप पर कोई भी द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है वो द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे अगर आपने ये बर्फ देखा, आपने पिघल गई, अब इसी पिघले हुए बर्फ को यदि हम आंच पे चढ़ा दें तो थोड़ा समय के बाद में क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में गति प्रारंभ हो गई है, और यदि टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली बढ़ाते चले जाएं, हम लगातार बढ़ाते चले जाएं, तो जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री के पास पहुंचेगा तो पानी उबलने लगेगा और भाप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, अर्थात देखिए जैसे आप तो ये जैसे चाय बन रही है यहाँ पर, जी हाँ, और ऐसे लग रहा है कि जैसे उसमें से भाप निकल रही हो, तो ये देखिए इस प्रकार से होता है छात्रों कि जब उसको बहुत अधिक गर्म करते हैं और ताप बढ़ते बढ़ते इतना अधिक हो जाता है कि जो द्रव है वो गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगे, मतलब पानी भाप में बनने लगे, तो उस अवस्था को कहते हैं क्वथनांक। जिस ताप पर कोई भी द्रव गैस में परिवर्तित होता है, भाप में परिवर्तित होता है, उस ताप को ही क्वथनांक कहते हैं। जी। पानी का क्वथनांक है
100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से अलग अलग पदार्थों का क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है। तो ये हमने एक ऊष्मा का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग देखा कि गलनांक और क्वथनांक किसी भी वस्तु का, ठोस वस्तु का गलना और द्रव वस्तु का वाष्प में परिवर्तित होना, ये ऊष्मा के प्रभाव के द्वारा ही संभव, मतलब ऊष्मा के कारण ही वस्तुएं गलती हैं, ऊष्मा के कारण ही वस्तुएं उबलती हैं जी। ये अन्य उदाहरण हम देखें, ऊष्मा के प्रभाव देखें तो प्रसार, इससे आप सभी परिचित होंगे। पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तीनों में प्रसार होता है यदि ऊष्मा को उपयोग किया जाए। तो अगर हमने एक धातु की एक लंबी छड़ ले ली है, अगर हमने इस तरीके से एक लंबी छड़ ले ली है, तो इस स्थिति में और अब इसकी एक पहले सिरे को यदि हम यहाँ पर एक बर्नर लगा करके ऊष्मा देते चले जाएं, तो थोड़े समय के पश्चात हम देखेंगे कि इस छड़ की लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाती है। तो ये कहलाता है लंबाई में परिवर्तन, रेखीय प्रसार। क्या जैसे गर्मियों में बिजली के तार थोड़े से झूल जाते हैं, उनकी लंबाई बढ़ जाती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और सर्दियों में मतलब बिजली के तार सिकुड़ जाते हैं। अगर एक हम ठोस वस्तु लें और इसको गर्म करें, तो इस स्थिति में इसके लंबाई और चौड़ाई दोनों स्थिति में प्रसार होता है, जिसे हम कहते हैं क्षेत्रफल में प्रसार। इसी प्रकार से यदि हम एक घनाकार वस्तु ले लेते हैं और इस घनाकार वस्तु को यदि हम गर्म करते हैं, तो इस स्थिति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अर्थात तीनों डायमेंशन में प्रसार होता है। इसे हम आगे की कक्षाओं में और अच्छे से आपको डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ इतना बता देना उचित समझते हैं कि ऊष्मा के प्रभाव में हम देखते हैं कि ऊष्मा के प्रभाव के कारण वस्तुओं में, ठोसों में प्रसार होता है। ताप वृद्धि होती है, ये अभी आप देख भी चुके हैं कि किस प्रकार से जब क्वथनांक और गलनांक की हमने बात की तो वस्तु की ताप वृद्धि होती है। और पदार्थ के गुणों में परिवर्तन, ये ऊष्मा का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। जैसे हमने लोहा लिया और लोहे को हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने से वह लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। सबसे पहले वो लोहे को गर्म करेंगे तो सबसे पहले वो लाल रंग का प्रकाश निकालेगा, और इसके बाद जैसे जैसे देखिए आप और गर्म करते जाइए उसका रंग बदलता जाता है। जी हाँ। लाल रंग के बाद और थोड़ा सा और ताप बढ़ा दिया तो फिर वो नारंगी रंग का प्रकाश निकालने लगता है, और इस प्रकार से गर्म कर दीजिए तो पीले रंग का हो जाता है, और गर्म कर दीजिए तो नीले रंग का हो जाता है। इस प्रकार से अलग अलग ताप पर लोहे का रंग अलग अलग हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे उसमें निहित ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित होती चली जाती है, तो एक निश्चित ताप पर कोई भी पदार्थ एक निश्चित तरंगदैर्घ्य को ही उत्सर्जित कर सकता है। सूर्य में कौन सा प्रकाश पाया जाता है, इसकी भी जो व्याख्या की गई थी, ये सूर्य से प्राप्त प्रकाश का जब अध्ययन किया गया और ये देखा गया कि कौन कौन से इसमें से तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित हो रही हैं, इसके आधार पे ही बताया गया कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये ऊष्मा का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है कि पदार्थ के गुणों में जो भी परिवर्तन होता है उसको वो अध्ययन कर सकता है। लोहे को यदि हम और गर्म करते चले जाएं तो वो तरल अवस्था में पिघल जाता है। जी हाँ। और ये जो तरल अवस्था रहती है ये भी हमारे लिए बहुत उपयोग की होती है। आप सभी टांका लगाने से या सोल्डरिंग करना हम बोलते हैं, सोल्डरिंग करने से परिचित होंगे। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, सोल्डर आयन को थोड़ा सा गर्म करते हैं। तो गर्म करने से उसमें जो मटेरियल रहता है, पदार्थ रहता है, वो थोड़ा सा पिघलता है और किसी भी चीज को टांका लगाने के लिए वो अधिक उपयुक्त। बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, उनकी ढलाई की जाती है, पहिए बनाए जाते हैं, तो पहले लोहे को पिघलाया जाता है और फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है, तब फिर उससे क्या है मशीन बनती है या कोई पहिया बनता है। जी। पानी और दूध को गर्म करने से उसमें उपस्थित नुकसानदायक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। आपने सुना होगा जब भी किसी मरीज को पीलिया होता है तो उसे ये विशेष रूप से बोला जाता है कि पानी को उबालकर पियो, या बरसात के दिनों में जब हम बोलते हैं कि पानी ठीक नहीं आ रहा है, ग्राउंड वाटर की मिक्सिंग हो रही है, तब आपसे बोला जाता है कि पानी को उबाल करके पियो। तो मतलब पानी को उबालने से जो उसकी बैक्टीरिया होंगे वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो नुकसानदायक बैक्टीरिया उसमें उपस्थित रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
तो ये कुछ ऊष्मा के प्रभाव थे, जिसमें मुझे लगता है कि आपको एक बार हम संक्षेप हाँ, में फिर से बता पुनरावृत्ति देते कर हैं। दें। जी, कि ऊष्मा के प्रभाव में पहले तो हमने देखा उसका रासायनिक प्रभाव, कि रासायनिक प्रभाव के कारण किसी भी केमिकल्स को हमने लिया और उनके बीच में जब क्रिया हुई तो वो अपघटित होकर के अन्य प्रकार के पदार्थों में बदल गए, परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा हमने देखा गलनांक तथा क्वथनांक, कि किस प्रकार से पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित हो रहा है और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। इसके पश्चात और हमने ऊष्मा के प्रभाव देखे कि किस प्रकार से नई नई तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होने लगती हैं, प्रसार होता है और नुकसानदायक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो हाँ सिंह सर बताइए। हाँ, तो छात्रों, आज आप लोगों ने देखिए ऊष्मा क्या होती है और ऊष्मा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो संक्षेप में अगर हम इसकी बात करें तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होती है और इस ऊर्जा के कारण ही हम ऊष्मा का विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। ऊष्मा का उपयोग हम किसी पदार्थ को गलाने के लिए कर सकते हैं, ऊष्मा का हम उपयोग किसी पदार्थ को पिघलाने के लिए कर सकते हैं, ऊष्मा का उपयोग हम किसी पदार्थ को उबालने के लिए कर सकते हैं। यदि ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है किसी पदार्थ के गर्म करने से तो प्रकाश भी उत्पन्न हो सकता है। ऊष्मा के कारण हम पानी को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, उनके बैक्टीरिया भी नष्ट कर सकते हैं और जो हानिकारक हमें बीमारियां होती हैं उनसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस प्रकार से ऊष्मा के अनेक उपयोग हैं। अब मैं आपको संक्षेप में ताप क्या होता है ये बताना चाहूँगी, जिससे कि हम अगली व्याख्यानमाला में ताप के विभिन्न स्केल, उनके बीच संबंध और अन्य बातों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ताप पदार्थ की वह ऊष्मीय अवस्था होती है जो हमें ये बताती है कि ऊष्मा का प्रवाह किस वस्तु से किस वस्तु की ओर होगा। जैसे अगर हम देखें, अगर हमारे पास में दो बीकर हैं, एक इस प्रकार से बीकर ए है और एक इस प्रकार से बीकर बी है, बीकर ए और बीकर बी। इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि चूंकि बी के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है और इसलिए जो पानी की मात्रा है ये बी में अधिक होगी, किंतु ए में पानी का जो तल है वो अधिक ऊंचा है। अब यदि हम किसी प्रकार से ए से बी को एक रबर ट्यूब के माध्यम से संबंधित कर दें तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, ए से बी की ओर या बी से ए की ओर? हाँ, ये सोचने की बात है। देखिए कि दो बीकर आपके सामने दिख रहे हैं, एक छोटा सा है उसमें पानी कम है लेकिन फिर भी उसमें ऊपर उसका तल जो है ऊंचा है, और दूसरा जो बीकर है वो उसमें आपको दिख तो रहा होगा कि पानी उसमें ज़्यादा है लेकिन फिर भी उसका तल नीचा है। और इस प्रकार से आप लोग करके देखें तो आपको मालूम चलेगा कि जिसका तल अधिक होता है, जिस बीकर में पानी का तल अधिक होता है वहाँ से पानी कम तल, जिसका तल नीचा होता है उसकी ओर प्रवाहित होता है। जी हाँ, ये इस प्रकार से हम करके देख सकते हैं। तो यद्यपि ए में पानी की मात्रा कम है किंतु उसका तल ऊंचा है तो वह ए से बी की ओर ही जाएगी, अर्थात पानी हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमारे पास में दो वस्तुएं हैं ए और बी, या यहाँ पे अगर हम नाम दे दें सी और डी, तो अगर हम इनको आपस में कनेक्ट करें तो ताप वो भौतिक अवस्था होती है जो ये बताएगी कि ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होगा। हमेशा ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। हो सकता है दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार ही समझ सकते हैं कि ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। हाँ, बिल्कुल सरल शब्दों में हम समझें तो ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है, और ताप हमें ये बताता है कि कौन सी वस्तु ऊष्मा देगा और कौन सी वस्तु ऊष्मा लेगा। तो ताप पदार्थ की ऊष्मा की वह अवस्था होती है जो वस्तुओं को परस्पर स्पर्श करने पर ऊष्मा ऊर्जा के विनिमय को प्रभावित करती है, और ये पता चलता है हमें कि कौन सा पदार्थ ऊष्मा देगा और कौन सा पदार्थ ऊष्मा लेगा।
ऊष्मा के विनिमय में उसका ताप का सही मान का ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। मतलब ताप एक प्रकार से ऊष्मा की अवस्था को प्रदर्शित करता है। ताप अगर हम बोलें कि कम है मतलब उसमें ऊष्मा कम होगी, जी, और ताप ज़्यादा है मतलब उसमें ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी। अधिक तो ऊष्मा का हमें निर्धारण करना है, ऊष्मा की जानकारी अगर हमें मालूम करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका ताप मालूम करना पड़ेगा। जी। जिसका ताप अधिक होगा निश्चित रूप से उसकी ऊष्मा अधिक हो जाएगी। अब ये ताप मापने के क्या क्या पैमाने होते हैं, ये आपस में किस प्रकार से संबंधित होते हैं, इन्हें हम अगली व्याख्यानमाला में अपने व्याख्यान में समायोजित करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको अवश्य देखिए, ऊष्मा के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और इसके पश्चात ताप क्या होता है ये अच्छे से पढ़ करके आइए। तो अगले लेसन में हम आपको इस चीज़ तो को और बताएंगे। छात्रों आज आपने ऊष्मा और ताप के बीच में बहुत अच्छी तरह से संबंध आपने सुना होगा और इसके ऊपर आप विचार करेंगे और देखेंगे कि ऊष्मा के क्या क्या महत्व हैं और ऊष्मा का हम उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब अगली कक्षा में हम ताप के बारे में और ज़्यादा अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।